गुड मॉर्निंग बेटा। आपने ये जो चैप्टर हमारा चल रहा था वाटर, ये वाटर चैप्टर आपने रीड किया या बस सिर्फ क्लास में ही पढ़कर छोड़ देते हैं? पेज नंबर G48। G48 पेज है। फैक्टर इफेक्ट्स ऑफ ओशन करंट्स। ठीक है, इसे आप ऑन कर लीजिए और देखिए। कल हमने बात की थी, ये जो वही टॉपिक चल रहा है, ओशन करंट की हमने बात की थी कि ओशन करंट्स जो है वो कितने टाइप के होते हैं, बताना बेटा। कितने टाइप के होते हैं ओशन करंट? टू टाइप्स के। कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के। हाँ, वार्म करंट और कोल्ड करंट, हम इसी के बारे में कल बात कर रहे थे। और ओजस्वी ने आज क्लास अटेंड की है। और एक ये और कौन है? परमाहंस। कौन है बेटा? ये माइक ऑन करना अपना। तो बेटा ये किसकी आईडी है? अच्छा अच्छा, ये ओजस्वी। ठीक है। ये हिरण्यशु, ये नया बच्चा है। ओके, ठीक है ठीक है। तो हमने करंट्स के बारे में पढ़े थे, वार्म करंट और कोल्ड करंट। जो आपका वार्म करंट है, वार्म करंट आपका कहां से चलता है? वार्म करंट इक्वेटर से पोल की तरफ जाता है और कोल्ड करंट पोल से इक्वेटर की तरफ आता है। तो इसके इफेक्ट क्या क्या पड़ते हैं, क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, वो देखते हैं अब। ओशन करंट्स have far-reaching effect on the climate and the economic activities। हमने कल इसके बारे में बात की थी और हमने इसके फर्स्ट पॉइंट को हमने रीड आउट कर लिया था। फर्स्ट पॉइंट क्या था इसका? देखिए, इफेक्ट ऑफ ओशन करंट, ये पढ़ रहे थे हम। और इसमें हमने इसका फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था, ओशन करंट इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर of a place near which they flow। हमने कल बात की थी कि ओशियन करंट इन्फ्लुएंस, ठीक है, इन्फ्लुएंस का मीनिंग क्या था? FLUENCE, प्रभावित करना। प्रभाव डालते हैं किस पर? टेम्परेचर पर, तापमान पर, ऑफ अ प्लेस, किसी भी जगह के तापमान पर, नियर विच दे फ्लो, जिसके पास से वो बहते हैं। मींस अगर वार्म करंट है वो किसी कोल्ड एरिया के पास से बहकर जा रहा है तो वो उस कोल्ड एरिया के टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा देगा, गर्मी कर देगा वहां पर। लेकिन यदि कोल्ड करंट आ रहा है, वहां से ठंडी जल धाराएं आ रही हैं, तो वो वहां के टेम्परेचर को थोड़ा कम कर देंगी। ये टॉपिक हम कल रीड कर चुके हैं। आज हम इसके नेक्स्ट पढ़ेंगे, इन्फ्लुएंस ऑन रेनफॉल। सेकेंड है इसका इन्फ्लुएंस ऑन रेनफॉल। इसका क्या मतलब है? देखिए, द winds that blow over the warm current, the winds that blow, पवनें जो कि बहती हैं, over warm currents pick up the moisture and bring heavy rainfall। देखिए, वार्म करंट है, गर्मी ज्यादा है तो वो एयर ना ड्राई हो जाती है, तो जब वहां पर वाटर बॉडी आती है तो वो वहां से बहुत सारे वाटर को इवापोरेट कर लेती है, मींस मॉइस्चर को कैरी कर लेती है। मॉइस्चर क्या है? नमी है वायुमंडल में। तो जब वार्म करंट चलते हैं तो वो वाटर बॉडी से बहुत सारे मॉइस्चर को कैरी करते हैं एंड ब्रिंग हैवी रेनफॉल, और बहुत ज्यादा भारी वर्षा करते हैं टू द कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरिया होते हैं समुद्र के किनारे किनारे के जो प्रदेश है, तटीय प्रदेश कहते हैं इनको। ईस्टर्न यूएसए एंड द वेस्ट कोस्ट ऑफ यूरोप, कह रहे हैं ईस्टर्न यूएसए, यूएसए का जो पूर्वी भाग है, एंड द वेस्ट कोस्ट ऑफ यूरोप, और यूरोप का जो पश्चिमी तट है, रिसीव हैवी रेनफॉल, वो भारी वर्षा को प्राप्त करता है। ड्यू टू दिस रीजन, इसी रीजन के कारण, क्योंकि यहाँ के करंट्स वार्म है, जिस कारण वो बहुत सारे मॉइस्चर को पिक करते हैं और हैवी रेनफॉल कर देते हैं। विंड दैट
फ्लो ओवर द कोल्ड करंट डू नॉट पिक अप एनी मॉइस्चर। लेकिन जहां से पवने बहती हैं कैसी, ऐसी पवने विंड दैट ब्लो ओवर द कोल्ड करंट, जो वो कोल्ड करंट के साथ जो पवने बह रही हैं, अब कोल्ड है, अब वो कोल्ड है तो मींस उसमें पहले से इतनी नमी है और नमी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करती हैं। नॉट पिकअप एनी मॉइस्चर, वो थोड़े से भी मॉइस्चर को और पिकअप नहीं करती। हैंस कूल एंड ड्राई, इसीलिए ठंडी और शुष्क रहती हैं, बारिश नहीं करती हैं। दिस ब्रिंग्स स्कैनिटी और नो रेनफॉल, ये या तो बहुत कम बारिश करती है या बारिश करती ही नहीं है। इट इज ड्यू टू दिस रीजन, इसी रीजन के कारण दैट डेजर्ट्स आर फॉर्म्ड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, इसी रीजन के कारण जो है डेजर्ट्स होते हैं रेगिस्तान, रेगिस्तान बनते हैं ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, पश्चिमी तट पर, एंड कंटिनेंट अलोंग द विच कॉल्ड कोल्ड करंट वार्म, वो कंटिनेंट के पश्चिमी तट पर कोल्ड करंट बहते हैं तो वहां पर बारिश नहीं होती। अब बारिश नहीं होती, बारिश की कमी होगी तो वहां पर डेजर्ट बन जाएंगे। द आटाकामा डेजर्ट, डेजर्ट का नाम है आटाकामा, बेटा ये साउथ अमेरिका के अंदर है। द आटाकामा डेजर्ट हैव बीन फॉर्म, जो आटाकामा डेजर्ट बना, हैव बीन फॉर्म ड्यू टू द कोल्ड पेरू करंट, वो भी कोल्ड करंट के कारण बना, क्योंकि वहां से कोल्ड करंट बहता है, वो किसी भी मॉइस्चर को पिक नहीं करता तो वहां पर बारिश की कमी है। ठीक है, तो ये जो कोल्ड पेरू करंट है दैट फ्लो अलोंग द साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, ये साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिणी और पश्चिमी तट पर बहता है साउथ अमेरिका की, तो इस क्षेत्र के अंदर बारिश की कमी रह जाती है, जिसके कारण वहां पर क्या है, डेजर्ट बन गया। उस डेजर्ट का नाम क्या है, आटाकामा। ठीक है, नेक्स्ट है फिशिंग ग्राउंड। फिशिंग ग्राउंड का मीनिंग क्या है, फिश मतलब क्या होता है बताएं क्या? फिश मतलब, फिश क्या होती है? यस, फिश कहते हैं बेटा हम मछली को। फिशिंग ग्राउंड, अब फिशिंग ग्राउंड क्या होता है बेटा, कभी कभी क्या होता है, एक तरफ से तो कोल्ड करंट आ रहा है, ठीक है, और दूसरी तरफ से वार्म करंट आ रहा है। जब कोल्ड और वार्म करंट आपस में मिलते हैं, समझ रहे हैं, एक तरफ से तो ये आपका वार्म करंट आ रहा है और इधर से कोल्ड करंट आ रहा है। अब कोल्ड और वार्म करंट जिस प्लेस पर मिल गए बेटा, वहां पर प्लैंकटन डेवलप होते हैं। वो क्या होता है, पल्लवक होते हैं, मींस एक ऐसा भोजन, वहां पर एक ऐसे पौधे छोटे छोटे भोजन के रूप में उत्पन्न हो जाते हैं जिन्हें की फिश खाती हैं। उन पल्लवक के कारण बहुत सारे फिश अट्रैक्ट होती है इस एरिया में आने के लिए, क्योंकि उन्हें यहाँ पर भोजन मिलता है। ठीक है, देखिए इसी के बारे में पढ़ते हैं हम। When a cold current meets a warm current, जब एक ठंडा करंट वार्म करंट से मिलता है, it is a ideal for the growth of plankton, तो वो प्लैंकटन यानी कि पल्लवक की ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, which are the food for the fish, जो कि मछलियों का भोजन है। ठीक है, ये प्लैंकटन क्या है, मछलियों का भोजन है। These attract a lot of fish, ये बहुत सारी मछलियों को आकर्षित करता है क्योंकि उन्हें वहां पर भोजन मिल रहा है, जिस कारण बहुत सारी मछलियां वहां पर आ जाती हैं। एंड मेक दीज एरिया गुड फिशिंग ग्राउंड, जिसके कारण ये जो एरिया है एक बहुत ही अच्छा फिशिंग ग्राउंड बन जाता है, मतलब जहां पर एक ऐसा एरिया जहां पर बहुत ज्यादा मछलियां पाई जाती हैं। These fishing grounds of Newfoundland have been developed due to the meeting of cold Labrador current and the warm Gulf Stream. कह रहे एक नया फिशिंग ग्राउंड बना, मतलब जहां पर मछलियां ज्यादा पाई जाती हैं, उसका नाम है न्यू फाउंड लैंड। ठीक है, ये क्यों बना, क्योंकि यहाँ पर दो करंट मिलते हैं, ठंडे और गर्म। कौन कौन से दो करंट, ठंडा करंट है आपका लेब्राडोर और वार्म करंट है आपका गल्फ स्ट्रीम। जहां पर लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम मिलते हैं वो एक आइडियल प्लेस बन जाता है फिशेस के लिए। नेक्स्ट फोर्थ है आपका इन्फ्लुएंस ऑन नेविगेशन। इन्फ्लुएंस ऑन नेविगेशन। नेविगेशन मतलब नौ संचालन, समुद्र में जो जहाज वगैरह चलते हैं, ठीक है, उस पर भी प्रभाव डालता है। शिप प्रेफर टू मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट एज दे हेल्प देम गेन स्पीड विच इज टर्न सेव द टाइम एंड फ्यूल। कह रहे जितने भी शिप्स ओशन के अंदर, महासागर के अंदर मूव करते हैं, वो क्या प्रेफर करते हैं कि वो किस डायरेक्शन में चले, विंड की डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में पवन चल रही है उसी डायरेक्शन में वो जाना पसंद करते हैं। क्यों,
जिस तरफ हवा चलेगी जहाज भी तेजी से चलेगा। जैसे हम लोग साइकिल चलाते हैं, जिस दिशा में हवा चल रही है यदि हम उसी दिशा में साइकिल को चलाते हैं तो हमारी साइकिल जल्दी जल्दी चलती है। लेकिन अगर हम हवा के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो हमें साइकिल चलाने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ता है। सेम वैसे ही यदि कि हम हवा के डायरेक्शन में ही जा रहे हैं तो हम स्मूथली चलते चले जाएंगे, लेकिन हम हवा इधर चल रही है और हम इधर जाना चाहते हैं तो आप देखते हैं हमारे क्लॉथ भी पीछे की तरफ उड़ते हैं और ऐसी जगह में हमें आगे बढ़ने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो शिप हमेशा प्रेफर करते हैं कि वो विंड की डायरेक्शन की तरफ ही मूव करें। इससे क्या होगा, गेन स्पीड, उनकी स्पीड भी बढ़ती है एंड इन टर्न सेव द टाइम एंड फ्यूल, और उनका टाइम भी बचत होती है क्योंकि उनकी शिप की स्पीड भी तेज हो जाती है एंड फ्यूल, और उनका फ्यूल और उनका ईंधन भी कम लगता है। ठीक है, वार्म करंट्स मेल्ट आइस इन द कोल्ड रीजन। अब जब वार्म करंट पहुंचा कोल्ड रीजन पे, देखो ठंडी और गर्म, जो गर्म जल धाराएं होंगी बर्फ को, पानी को, गर्म जल धाराएं क्या करेंगी, बर्फ को पिघलाएंगी, लेकिन ठंडी जल धाराएं होंगी वो पानी को जमाने की कोशिश करेंगी। तो वार्म करंट्स, जब वार्म करंट पहुंचा ठंडी जगह पर, मेल्ट द कोल्ड करंट मीट, जब वार्म करंट और कोल्ड करंट मिले, ऐसे एरिया में क्या होता है, वार्म करंट मेल्ट आइस इन द कोल्ड रीजन। वार्म करंट जब कोल्ड रीजन में पहुंचता है तो वहां पर बर्फ जो है वो मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाती है एंड कीप द पोर्ट्स आइस फ्री, और जो वो पोर्ट्स हैं, जो बंदरगाह है जहां पर जहाज चलते हैं, वो आइस फ्री मतलब बर्फ फ्री हो जाता है, वहां पर बर्फ नहीं रहती। जो पोर्ट, बिल्कुल पोर्ट क्या होता है, ऐसी जगह जहां से शिप के ऊपर सामान उतारा जाता है और सामान चढ़ाया जाता है, उसे हम पोर्ट कहते हैं, बंदरगाह कहते हैं। तो बंदरगाह आइस फ्री हो जाती है, मींस वहां पर काम स्मूथली हो जाता है क्योंकि बर्फ नहीं जमती। बर्फ क्यों नहीं जमती, क्योंकि वहां से वार्म करंट निकलते हैं। इट इज फॉर दिस रीजन, इसी कारण से, दैट द नॉर्वे पोर्ट इज ओपन थ्रू आउट द ईयर, जो नॉर्वे की जो बंदरगाह है वो पूरा साल ओपन रहती है, जबकि वहां पर कोल्ड करंट है। अगर वहां से वार्म करंट नहीं आएगा तो क्या होगा, जो नॉर्वे का पोर्ट है वो पूरा वर्ष भर बर्फ से ही जमा रहेगा, बर्फ से जमा रहेगा तो वहां पर कोई एक्टिविटी ही नहीं हो पाएगी। तो लेकिन वहां से वार्म करंट निकलते हैं, इस कारण जो नॉर्वे का जो पोर्ट है वो वर्ष भर बर्फ से फ्री रहता है। ठीक है, आगे देखिए, कोल्ड करंट कीप द पोर्ट्स फ्रोजन, जबकि कोल्ड करंट बहते हैं तो वो पोर्ट को फ्रोजन जमा देते हैं, मतलब आइस जम जाती है वहां पर। द लेब्राडोर कोस्ट रिमेन फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर, जो लेब्राडोर कोस्ट है, जहां से लेब्राडोर एक ठंडा करंट है, तो लेब्राडोर जहां से बहता है उसका जो कोस्ट है, उसका जो तट है, थ्रू आउट फ्रोजन द ईयर, वो पूरा का पूरा साल जमा ही रहता है, वहां पर हमेशा बर्फ ही रहती है। ऋषभ माइक बंद करो, वहां पर हमेशा बर्फ ही जमी रहती है। वेन वार्म एंड कोल्ड करंट मीट, जब वार्म और कोल्ड करंट मिलते हैं, एक तो मछलियां वहां पर होती हैं, दूसरा क्या होता है, थिक फोग इज फॉर्म्ड, वहां पर कोहरा हो जाता है। सर्दियों में देखते हैं ना, फोग हो जाती है, कोहरा हो जाता है। ऐसे ही जब वार्म और कोल्ड करंट मिलते हैं वहां पर भी फोग बन जाती है, विच इज हैवी डेंजरस, जो कि बहुत ही खतरनाक होती है फॉर द शिप्स, जहाजों के लिए, क्योंकि जहाजों को समुद्र में आगे रास्ता दिखाई नहीं देता। एज इट रिड्यूस इट विजिबिलिटी, विजिबिलिटी मतलब उनकी जो देखने की क्षमता है कि आगे क्या है वो कम हो जाती है। इट इज फॉर दिस रीजन, इसी कारण से, द न्यू फाउंडलैंड इज कॉल्ड द ग्रेव यार्ड ऑफ 1,000 शिप, इसी कारण जो न्यू फाउंडलैंड का जो एरिया है उसे क्या कहा जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ 1,000 शिप्स, मतलब कई हजारों जहाज वहां पर डूब गए। तो बेटा ऐसी जगह को क्या कहते हैं, जहाजों का ग्रेवयार्ड। क्यों क्यों होता है यहाँ पर, क्योंकि वार्म और कोल्ड करंट मिलती है, फोग हो जाती है, जहाजों को अपना रास्ता नहीं दिखता, वो किसी चट्टान से टकरा जाते हैं या किसी और चीज से टकरा जाते हैं या किसी तूफान का शिकार बनकर वो जहाज डूब जाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका टॉपिक। अब ये बताइए, कितने बच्चों ने आज नोटबुक को कंप्लीट कर रखा है कुछ बच्चे? सभी ने? सभी ने, अच्छा ठीक है। कुछ कुछ बच्चों ने और ऐड किया, मुझे उनके नाम बताइए, रुकिए। हाँ, छवि, मनीषा, और हर्षित का नाम लिख लिया मैंने, लिख लिया। और कौन आया है? ओजस्वी का तो लिख लिया मैंने। देखो, हिरांशु, ओजस्वी, सागर, ऋषभ,
हर्षित, अक्षत, प्रशांत, प्रिंस, दिशा, भूमिका, आशु, छवि और मनीषा। मनीषा माइक ऑन करना बेटा। मनीषा, मनीषा माइक ऑन करो। मनीषा को सुना ही नहीं दे रहा है। आप में से नोटबुक सबकी की पूरी है ना, ये बताइए मुझे। इससे आगे का टॉपिक पढ़ा दूं थोड़ा सा। चलिए, इसके नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइड्स। टाइड्स के बारे में जानता है कोई कि टाइड क्या होते हैं? टाइड क्या होते हैं? देखो, समुद्र के पानी का, महासागरों के पानी का अल्टरनेटली एक के बाद एक ऊपर उठना और नीचे गिरना, उसे तो हम वेव्स भी कह रहे थे। लेकिन जब ये सन और मून की ग्रेविटेशनल पावर के कारण होता है ट्वाइस इन अ डे, दिन में 2 बार, द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर, रिदमिक एक लय से समुद्र का पानी ऊपर उठता है नीचे गिरता है, ऊपर उठता है नीचे गिरता है। कितनी बार? दिन में 2 बार, ट्वाइस इन अ डे। तो उसे हम टाइड कहते हैं। टाइड का मतलब होता है ज्वार भाटा। इसे हिंदी में हम ज्वार भाटा कहते हैं। समुद्र और सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण समुद्र का पानी ऊपर की तरफ उठता है। सन की ग्रेविटेशनल पावर के कारण वो महासागरों के पानी को अपनी तरफ खींचता है और मून अपनी तरफ खींचता है। और अर्थ के अंदर भी ग्रेविटेशनल पावर है, वो वाटर को अपने पास बनाए रखना चाहती है। तो इसी ग्रेविटेशनल पावर के कारण ऊंचे ऊंचे टाइड उठते हैं। ठीक है, जब ऊंचा टाइड उठता है, इंग्लिश में तो हमने बोल दिया डायरेक्ट टाइड, लेकिन हिंदी में इसका क्या मीनिंग हुआ? टाइड का मतलब हुआ जब ऊंचा ज्वार उठा, वो तो हो गया टाइड। ठीक है, पानी ऊंचा उठा मीन ज्वार, और जब पानी वापस नीचे आ गया उसे बोला जाता है भाटा। मतलब ज्वार उठा तो उसने पानी बहुत ऊंचा उठा और उसने समुद्र के थोड़े से एरिया को या काफी एरिया को उसने पानी में डुबोया और वापस आ गया। और जब पानी वापस आया तो उसको हमने बोला भाटा। और जब वो वापस आता है तो महासागरों के अंदर बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो पानी के साथ उछलकर, टाइड के साथ उछलकर समुद्र के तट तक आते हैं। लेकिन जब पानी वापस जाता है तो वो जो पदार्थ हैं, वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो वही समुद्र के किनारे जो बीच है, रेत है, उसमें ही जमा हो जाते हैं। इसी कारण आपने देखा होगा समुद्र के किनारे पर हमें कई बार शंख, बहुत सारे मोती, कई चीजें मिलती हैं हमें। बोलो बेटा, क्या कह रहे हो? किसे? क्या लिखोगे बेटा? क्या लिखने वाले हो? ये बुक में दे रखा है? ये देखो, आपने अभी देखा नहीं है क्या? ये दे रखे थे बुक में 4 पॉइंट। ठीक है, चलिए अब हम टाइड के बारे में बात करते हैं कि टाइड क्या है। देखिए, टाइड, टाइड्स का मीनिंग क्या बताया मैंने? हिंदी में क्या कहते हैं इसको बेटा? ज्वार भाटा। ज्वार भाटा मीन्स क्या है? समुद्र के पानी का दिन में 2 बार ऊपर उठना और नीचे गिरना, उसको ही टाइड कहा जाता है। तो देखिए, पेज नंबर G48 पर है, जहां पर हमारे वार्म करंट कंप्लीट हो रहे हैं। टाइड, सी वाटर, महासागरों का जो जल है, राइज एंड फॉल एट रेगुलर इंटरवल, वो थोड़े थोड़े रेगुलर इंटरवल, एक बराबर समय के काल पर पानी ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। ट्वाइस एवरी डे, दिन में ट्वाइस मतलब 2 बार, हर रोज दिन में 2 बार। द डेली राइज, हाँ जी बोलिए। द डेली राइज एंड फॉल ऑफ वाटर इन द सी, कह रही जो डेली पानी राइज ऊपर उठता है एंड फॉल नीचे गिरता है सागरों में, एट रेगुलर इंटरवल, एक निश्चित निश्चित समय के गैप पर, इज कॉल्ड टाइड, इसे ही हम टाइड कहते हैं। द राइजिंग ऑफ वाटर इट्स हाईएस्ट लेवल इज कॉल्ड हाई टाइड। जब पानी ऊपर उठता है ना, बहुत ऊंचा उठ जाता है पानी, जितनी ऊंचाई तक उसने जाना था, तो उसे हम बोलते हैं हाई टाइड। क्या कहा जाता है उसे? हाई टाइड। मैंने कहा ना, पानी ऊपर भी उठता है और नीचे भी गिरता है। जब ऊपर ऊंचाई तक, हाइट तक चला जाता है वो, तो उसे हाई टाइड कहा जाता है। व्हेन वाटर फॉल्स टू
इट्स लोएस्ट लेवल, और जब पानी अपने लोएस्ट लेवल पर नीचे की तरफ आ जाता है इट इज कॉल्ड लो टाइड। ठीक है, अब बताइए हाई टाइड क्या हुआ? जो वाटर ऊपर की तरफ उठता है और एक हाइट तक चला जाता है तो वो हाई टाइड। जब वाटर नीचे आता है लोएस्ट लेवल तक, जितना नीचे वो आ सकता था, तो उसे हम क्या कहते हैं? लो टाइड। ड्यूरिंग हाई टाइड के समय में क्या होता है? द सी वाटर ड्यूरिंग हाई टाइड द सी वाटर एंटर द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कोस्ट। जब हाई टाइड होता है ना, पानी ऊपर उठता है, तो ये नहीं कि समुद्र में पानी ऊंचा उठा, पानी में ऊंची लहर आई तो वो समुद्र के किनारे तक पहुंच गई। बहुत सारे समुद्र के किनारे को उसने पानी में डुबो दिया। देखते हैं ना बीच पर काफी लहरें उठती रहती हैं। ड्यूरिंग हाई टाइड्स व्हेन द सी वाटर एंटर द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कोस्ट, जब हाई टाइड के समय में समुद्र के पानी ने, कोस्ट होता है तट, तट के आंतरिक भागों में प्रवेश किया, मतलब वो पानी तट तक आ गया। टू क्वाइट सम डिस्टेंस, कुछ दूरी पर पूर्ण रूप से उसने उस एरिया को पानी में ही डुबो दिया। एंड ड्यूरिंग लो टाइड, और लो टाइड के समय क्या हुआ? जब वो लोएस्ट लेवल पे आ गया, इट फ्लो बैक टू द सी, वो समुद्र में पानी वापस आ गया। देखिए लहरें उठती हैं ऊंची ऊंची, तट तक चली जाती हैं और फिर वापस आती हैं। ऐसा दिन में 2 बार होता है। द राइज एंड फॉल ऑफ टाइड, ये जो पानी का ऊपर उठना और नीचे गिरना है, कैन बी कन्वेंशनली ऑब्जर्व इन द कोस्टल एरिया। इसे हम बहुत इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। कहां पर? कोस्टल एरिया में, समुद्र के तट के जो एरिया है वहां पर। क्योंकि जब तक हम समुद्र के तट के पास जाएंगे नहीं तो हम टाइड कैसे देख सकते हैं? हमारे यहाँ तो टाइड है नहीं, नॉर्दर्न प्लेन के अंदर तो सी नहीं है, ओशन नहीं है, हम तो रहते ही नहीं ना कोस्ट के पास। अगर हमें टाइड के बारे में लाइव देखना है तो एक तो टीवी पर देखना अलग चीज है, लेकिन एक उसे महसूस करना। जब कई बच्चे गोवा गए होंगे, समुद्र के तट के किनारे पर कोस्ट पर टाइड आते ही रहते हैं, तो जब पानी की लहरें उठती हैं तो पानी की लहरों से वो तट जो है क्या होता है? तट तक पानी की लहरें आती हैं तो वो हाई टाइड हो गया, वापस चली गई तो वो लो टाइड हो गया। तो जो तट के किनारे जो है ना जगह, जो किनारा है, लोग घूमते हैं वहां पर ना, बारीक रेत जमा हो जाती है और उसमें वो बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स जो समुद्र के अंदर थे वो भी जमा हो जाते हैं। तो पानी के कारण वो रेत जमा हुई ना, तो बहुत ही सॉफ्ट नरम रेत होती है और नमी भी होती है उसमें, क्योंकि वो बार बार लहरें आती हैं उसे गीला कर देती हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा ऐसी जगह पर जब लोग बीच पर घूमने जाते हैं ना, तो बेटा नंगे पांव चल रहे होते हैं वहां पर। देखा कभी आपने टीवी पर? लोग वहां पर नंगे पांव चलते हैं, क्योंकि जब नंगे पांव चलते हैं ना तो उन्हें वहां पर बहुत ही अच्छा फील करते हैं, हैप्पी रहते हैं लोग। उन्हें बहुत ही एक आनंद मिलता है ऐसी जगह पर चलने का। मतलब नरम नरम रेत, बिल्कुल ठंडी मॉइस्चर वाली, और समुद्र के किनारे का मौसम तो वैसे ही सुहावना होता है। तो काफी लोग बीच के किनारे पर मॉर्निंग या इवनिंग लोग जाते हैं वहां पर। ठीक है, आज बेटा हम इतना ही रीड करेंगे इसका टॉपिक। ठीक है, इसके आगे का जो टॉपिक है ना वो हम कल पढ़ेंगे। अभी आप मुझे अपनी नोटबुक के बारे में बताइए। कोई भी बच्चा क्लास लीव नहीं करेगा। इस वक्त 10 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। अक्षत, वेयर इज योर नोटबुक? अक्षत, कैमरा ऑन कर लो, कैमरा ऑन कर लो अक्षत। अक्षत, सुनाई नहीं दिया आपको? ओजस्वी, ओजस्वी, कैमरा ऑन करो। नोटबुक कंप्लीट है ओजस्वी? डेली क्लास ज्वाइन क्यों नहीं करते? अच्छा, आपके डेली क्लास ज्वाइन करनी। ये जितने भी बच्चों के मैंने नाम लिखे हैं ना, इन सबके फोन नंबर आ जाते हैं यहाँ पर। जब मैंने आपको क्लास में इनवाइट किया था, हर एक बच्चे का फोन नंबर है मेरे पास। डेली क्लास ज्वाइन करनी है, कोई भी बच्चा क्लास को छोड़ेगा नहीं। आपकी अटेंडेंस शो करती है यहाँ पर कि कितने बच्चे क्लास को अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, मनीषा आपको मेरी आवाज आ रही है तो माइक ऑन करो। बेटा आप क्लास क्यों नहीं अटेंड करते? आप तनीषा है, और भी है, वो क्या नाम है उसका, नुपुर। ये बीच में इससे पहले की क्लास में थी ये?
थे ना, मैं अभी कॉल करूंगी इनके घर ना, फिर इनकी अच्छी पिटाई होगी तो इन्हें पता चलेगा। अच्छा आप बताइए, इनमें से मनीषा आपकी नोटबुक पूरी है? चेक करी थी। दिशा आपकी भी मैंने चेक कर ली थी। मनीषा माइक बंद कर दो बेटा। दिशा आपकी चेक हो गई थी। दिशा, ऋषभ आपकी चेक कर दी थी मैंने नोटबुक। हाँ 4 चैप्टर तक। दिखाओ। अभी करती हूँ, ओपन कर कर रखो। ऋषभ दिखाओ। हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म्ड। अच्छा पेज पलटो, और पेज पलटो। वेरी गुड। चलिए भूमिका आपकी चेक कर ली थी। ठीक है बेटा। दूसरा डायग्राम कहाँ है इसका? बेटा दूसरा डायग्राम, 2 डायग्राम थे। ऋषभ 2 ही है। भूमिका ठीक है, भूमिका दिखाइए नोटबुक। ऋषभ बंद कर दो बेटा। भूमिका, भूमिका दिखाइए। कैमरा ऑन कीजिए। एनवायरमेंट, ये तो फर्स्ट चैप्टर है। चलिए पेज पलटिए। चैप्टर नंबर 2 निकालिए, आगे करिए। यस नेक्स्ट निकालिए चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 के कितने क्वेश्चंस कर रखे हैं? भूमिका कितने हैं? ठीक है, चैप्टर नंबर 4 निकालिए। यस इसके टोटल कितने हैं देखिए, बैक में जाइए, लास्ट के दो डायग्राम दिखाओ मुझे। दिखाओ बेटे। डायग्राम्स नहीं बने ना आपके? आज कंप्लीट हो जाना चाहिए। आज पूरा करो इसे। आशु तुम्हारी चेक हो गई? चैप्टर नंबर एक भी चैप्टर चेक नहीं किया आशु मैंने तुम्हारा? चलो सेकंड चैप्टर दिखाओ मुझे। सेकंड चैप्टर दिखाओ। ओपन करो। थर्ड पेज पलटो। वेरी गुड। आगे चलो। चैप्टर 3 और पेज पलटो। नेक्स्ट। कितने क्वेश्चन थे चैप्टर 3 में? 15। चलो चैप्टर 4 दिखाओ। यस पेज पलटो। लास्ट क्वेश्चन दिखाओ। डायग्राम नहीं है। क्यों? डायग्राम कल कंप्लीट हो जाना चाहिए भूमिका और आशु दोनों का। हिरंशु बेटा माइक और कैमरा दोनों ऑन कर ले। चैप्टर फर्स्ट दिखाओ। 2 क्यों दिखा रहे हो? हम्म पेज पलटो। यस। हम्म चलो वेरी गुड। चलिए। हम्म ठीक है। चैप्टर 2 वेरी गुड। आगे दिखाओ। रॉक साइकिल बन रहा है। ठीक है नेक्स्ट 3 दिखाओ। हम्म ठीक है। यहाँ पे किसकी जगह छोड़ रखी है आपने? क्वेश्चन नंबर, हाँ यहाँ पर ऊपर कौन से क्वेश्चन नंबर है ये? इसका डायग्राम था कोई? बनाओ उसे। पेज पलटो। आगे दिखाओ। चलो आगे। यस
चैप्टर 4 क्यों नहीं है? कल थोड़ी कराया है, 2-3 दिन तो हो गए चैप्टर 5 शुरू किए हुए, उससे पहले का ऐप पर गया हुआ है। चेक करो ऐप पर। कल क्या था? कल मंडे था, मंडे को भी मैंने वाटर का चैप्टर पढ़ाया था, सैटरडे को भी मैंने वाटर पढ़ाया। आप चेक करो पीछे, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे आपको मिल जाएगा वहां पर। कंप्लीट करो। ये एक काम करो, डेली क्लास कौन ज्वाइन करता है? दिशा माइक ऑन करिए बेटा। दिशा माइक ऑन करना। दिशा मेरी आवाज नहीं आ रही। दिशा नाम नोट करो, हिरांशु। हिरांशु का नाम नोट करो, इसकी नोटबुक पूरी नहीं है। आशु, भूमिका, छवि आपने दिखा दी मुझे? दिखाओ। पेज पलटो। वेरी गुड। हम्म 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 बेटा क्लियर नजर नहीं आ रहा है। ये कौन से चैप्टर पे कौन सा क्वेश्चन लिखा है? ये लास्ट वाला क्वेश्चन कौन सा है? ठीक है, पेज पलटो। चैप्टर 4 कंप्लीट है। डायग्राम दिखाओ पीछे। ओके। ओजस्वी, दिखाओ बेटा नोटबुक। ओजस्वी, कहाँ हो आप? हाँ अंदर तो हो। नोटबुक दिखाओ। हाँ, दिखाओ। हाँ ये तो चेक है, चैप्टर नंबर 2 निकालो। मिस्टेक बहुत करते हो आप, दोबारा से रीचेक करो इसे। चलो दिखाओ, पेज पलटो। चैप्टर 3। हम्म ये चैप्टर नंबर 3 में आपका डायग्राम रह रहा है, पीछे पेज पलटो। ये जगह क्यों खाली है? हाँ, इसे पूरा कर लेना कल। दिशा, ओजस्वी का नाम लिखो। दिशा, दिशा ने लीव कर दी क्या? दिशा, ओजस्वी का नाम लिखो। ओजस्वी, पेज पलटो। ये सब रह रहा है आपका, कल तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। बताओ बेटा, चैप्टर 4 में कितने क्वेश्चन है? 11 है। वो 8 तो आपने देखे नहीं, मैंने व्हाट्सएप पर भेजे थे, अब स्कूल ऐप में चेक करो। चेक करो, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे किसी ना किसी दिन के होमवर्क में मिलेगा आपको। 10, 11 सब मिल जाएंगे वहां पर जो भी है। अच्छा प्रशांत, आपने दिखा दी नोटबुक? दिखाओ बेटे। दिशा, ओजस्वी का नाम लिख लेना बेटा। दिखाओ बेटा, मुझे तो सिर्फ फैन दिख रहा है अभी। चैप्टर फर्स्ट चेक है प्रशांत आपका? चलो आगे पलटो। हम्म हम्म ये पेज खाली क्यों था? क्यों? क्या लिखोगे यहाँ पर? ऐसे ही छोड़ दिया? नहीं, कोई ऐसा पेज नहीं छोड़ना है हमने, ठीक है। चलो लास्ट कुछ दिखाओ, इसमें टोटल कितने हैं प्रशांत? बाकी बच्चे लीव कर दो।
हाँ दिखाओ। दिशा, इसका भी नाम लिख लो बेटा, प्रशांत का भी। कल चेक करूंगी सभी की। अभी लीव कर दो क्लास, चलो लीव करो। टाइम हो गया बेटा, लीव करो। लीव करो। और जस्ट छवि, दिशा लीव कर दो बेटा। ऋषभ, ऋषभ लीव कर दो बेटा। दिशा लीव करो। दिशा लीव कर दो। दिशा क्लास लीव करो। दिशा क्लास लीव करो।